बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है रिसर्च मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको आपके थीसिस में जो आपको अभी अलॉट हुआ है थीसिस, उसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा ये कोर्स आपके लिए। तो देखते हैं इसमें हमारे पास इसकी आउटलाइन क्या है। इसमें आउटलाइन में हमारे पास ये है कि पहले इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, एक तो बेसिक लेक्चर में हम रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि होता क्या है, इसकी डिस्कशन होगी, रिसर्च होती क्या है। उसके बाद थ्योरी डेवलपमेंट इन रिसर्च, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग अ रिसर्च प्रपोजल, जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है वो आइडेंटिफाई और उसको बनाएंगे। उसके बाद आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होगा उसको रिसर्च प्रोसेस के अंदर से गुजारेंगे, लिटरेचर रिव्यू वगैरह करेंगे, और रिसर्च में कुछ एथिक्स का ख्याल रखना होता है, वो भी हम इसमें सारे स्टडी करेंगे। और इसके अलावा कुछ रिसर्च मेथड्स भी हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास वो टेक्निक्स हेल्पफुल होंगी, उसमें हमने वो ज़रूर अप्लाई करनी होती हैं। अगर आपका क्वालिटेटिव टाइप का पेपर है या थीसिस है तो उसमें आप कंपैरिजन बेस ही स्टडी करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में रिसर्च मेथड्स की जो टेक्निक्स होती हैं वो आप अप्लाई करते हैं। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद मैं बताया आपको कि आप एकेडमिक रिसर्च कर सकते हैं, आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के जो मेथडोलॉजीज होती हैं उसके कंसेप्ट पता चल जाएंगे। आपने एमएससी का थीसिस करना है या नेक्स्ट एमफिल में आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपका कोर्स। उसके बाद आपका जो टॉपिक होता है रिसर्च टॉपिक, उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि रिसर्च मेथड्स अप्लाई करेंगे, रिसर्च टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे, तो वो आप साथ साथ अपने थीसिस में करते जाएंगे। एक और बात, इसमें मैं आपको कुछ टास्क दिया करूँगा। कोई आपका रिसर्च प्रॉब्लम ले के हम स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टूडेंट का एक रिसर्च प्रॉब्लम, कोई एक क्वेश्चन होगा, एक टॉपिक होगा, उसको हम लेके चलेंगे, तो उसके ऊपर सारा रिसर्च प्रोसेस गुजारेंगे। तो आपने ये टास्क तो करना ही करना है, साथ साथ अपने थीसिस का भी काम करते जाएं, मतलब कि जो काम इधर कर रहे हैं आप, ये आपका मिनी थीसिस हो जाएगा, उधर आपका जो डिग्री का थीसिस है वो भी साथ साथ चलता जाएगा। तो आप उसमें जो भी आपको उसमें भी हेल्प चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद है हमने जो टेक्स्ट बुक्स फॉलो करनी है वो कौन सी है। एक मकमरी की है रिसर्च अ कॉमन सेंस अप्रोच, इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स को आइडेंटिफाई काफ़ी हद तक किया गया है, उसमें हमें उससे रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसमें ये रंजीत कुमार की बुक है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये है सारे इसके रिसर्च प्रोसेस, एक आप अगर रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं तो सारे रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स उसमें गिवन है, आप बारी बारी उनको अप्लाई करते जाएं, तो आपके पास एक थीसिस या आप कह लें कि रिसर्च पेपर आप इजीली तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च हमारे पास है क्या। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक होता है सर्च, एक है रिसर्च। सर्च क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं, वो आपके पास सर्च है। फॉर एग्जांपल आप बुक में कोई चीज़ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके पास सर्च है। आप इंटरनेट पे गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपके पास वो सर्च ही है। जबकि रिसर्च क्या है? रिसर्च में हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं। क्यों करते हैं? टू फाइंड समथिंग न्यू, मतलब कि कोई आप इनोवेशन लेके आए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी काम पे, तो वो आपके पास होगी रिसर्च। इसलिए सर्च जो है वो सिस्टमेटिक नहीं है। रिसर्च में हमारे पास आप जिधर से मर्जी सर्च करते जाएं, मतलब यहाँ जो मर्जी सर्च करते जाएं, लेकिन रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक वे है
किस तरह रिसर्च सिस्टमेटिक है? सिस्टमेटिक मतलब कि आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है, आपने उसको लेके चलना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद आप उसके बारे में कोई मेथोडोलॉजी, कोई मेथड्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे, फिर जाके आप रिजल्ट्स और कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप रिसर्च प्रॉब्लम ले लें और उसके बाद डायरेक्ट मेथड्स आप देखने लग जाएं कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। नहीं, उससे पहले आपने रिसर्च रिव्यू वगैरह करने हैं, फिर आप रिसर्च मेथड्स अप्लाई करेंगे, फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह रिसर्च हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक वे है। रिसर्च हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके आंसर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होती है, रिसर्च। मार्टिन ने 2008 में रिसर्च की डेफिनेशन इस तरह की, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इनोवेशन ऑफ फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, वो आपके पास रिसर्च नहीं होगी, वो आपके पास डेटा कलेक्शन होगा। आप अगर वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसमें से कोई इनोवेशन, कोई आप कोई फाइंडिंग्स, कोई नए रिजल्ट्स आप देते हैं, वो आपके पास क्या होगा, वो रिसर्च होगी। उसके बाद क्रेसवेल ने 2008 में डेफिनेशन इसकी इस तरह दी, कहता है कि रिसर्च एक प्रोसीजर है। इसमें हम करते क्या है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उसमें से हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक होगा, उसके बारे में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके बाद है रिसर्च में क्या क्या चीज़ें नहीं आती। पहली बात थी कि रिसर्च क्या है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उसके बाद है रिसर्च में, जैसे कि पहले लिखा हुआ, रिसर्च इज नॉट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके पास, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना आपके पास रिसर्च नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्टिन ने जो डेफिनेशन दी, उसने ये तो बोला है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, लेकिन फॉर इनोवेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि कोई नए फैक्ट्स फाइंड करने के लिए आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जो हमें रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, वो आपके पास रिसर्च हो सकती है। सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना आपके पास रिसर्च नहीं होगी। उसके बाद है कि आप अगर कोई थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो वो भी आपके पास रिसर्च नहीं है। रिसर्च हमेशा इनोवेशन, कोई नया पैरामीटर्स उसमें ऐड हो, कोई आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर नया बनाए, ऐसा ना हो कि उसका ग्राफिक्स चेंज कर दें, तो आपके पास वो रिसर्च नहीं है, वो उसकी मॉडिफिकेशन है। इसके बाद है रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या फ़र्क है। रिसर्च मेथड्स आपके पास कौन से होते हैं, रिसर्च मेथड्स में हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं कि हम जो है सैंपल्स कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनके अप्लाई करने से, वो हमारे पास क्या है, रिसर्च मेथड्स। जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे पास क्या है, ये आपके पास पूरे का पूरा प्रोसेस है। इसमें कुछ बुक्स में 8 स्टेप मॉडल्स, 8 स्टेप्स होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, कुछ में 5 हैं। इस तरह जिस जिस तरह डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वेज में उसको डिवाइड कर दिया। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, एक आपके पास कंप्लीट प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले आपके पास टॉपिक होगा, टॉपिक के अंदर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या है, आपके पास एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसको फिर टेस्ट करेंगे। वो टेस्टिंग सारी इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में होगी। उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद अगर आप डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन के बाद आप कोई टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स मतलब रिसर्च मेथड्स अप्लाई करते हैं जो भी आपने करने हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप कह सकते हैं कि रिसर्च मेथड्स इज द पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कंप्लीट प्रोसीजर था, रिसर्च मेथड आपके पास सिर्फ टेक्निक्स थी जो आप सैंपल्स कलेक्शन करके, डाटा कलेक्शन करके उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। पहले जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं वो आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं।
ये वाले ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रिसर्च किस के मकसद क्या होता है, क्यों क्यों हम करते हैं। सबसे पहली बात कोई कि फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स। हम कोई न्यूनेस के लिए, कोई इनोवेशन के लिए हम रिसर्च करते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो उसको इन्वेस्टिगेट करना और एनालाइज करते हैं। उसके बाद है एनालाइज फेनोमेना टू एक्सप्लोर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपके पास क्या होता है कि आप अगर एक इवेंट हो, आप उसके ऊपर कोई मेडिसिन, आप कह लें कि एक पेशेंट है उसके ऊपर कोई मेडिसिन अप्लाई करते हैं। ऐसा अक्सर लेबॉर्ट्रीज में होता है। एक पेशेंट के ऊपर आपने मेडिसिन अप्लाई की लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे लोगों पे भी हो गया, तो ये हमारे पास होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसको मिनिमाइज करना होता है रिसर्च में, जितना वो उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा ना हो कि जिससे हम जिस जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उधर से डाटा लेते हुए दूसरे लोग ना अफेक्ट हों। उसके बाद है डेवलप न्यू थ्योरीज एंड कंसेप्ट। वही बात के रिसर्च में हम क्या करते हैं, नई थ्योरीज और कंसेप्ट जो है वो फाइंड करते हैं। अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो उसके पीछे सारी की सारी रिसर्च होती है। सॉल्व दी प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ। आपके जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन्हीं में से सोशल प्रॉब्लम, सोशल टॉपिक भी लेके आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है कि रिसर्च प्रोसेस है जो आपका, वो सबसे पहला है कि कंट्रोल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है रिसर्च में, अक्सर रिसर्च करते हुए तो आपने ये देखना है कि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, आप की जो पॉपुलेशन है इससे दूसरे लोग अफेक्ट ना हो। आपके जो रेलिवेंट लोग हैं उसी के ऊपर ही वो अप्लाई होना चाहिए, दूसरे बाकी जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट ना हो। तो आपकी रिसर्च कंट्रोल्ड होनी चाहिए। उसके बाद है रिगोरस। रिगोरस में आप ये आपको यकीन होना चाहिए कि आपका जो प्रोसीजर है, जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया है आंसर फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस के, वो रेलिवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कोई हो और आंसर आप कोई दे रहे हो। तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर, आपके आंसर होने चाहिए। उसके बाद है सिस्टमेटिक। आपकी जो रिसर्च प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। वैसे भी रिसर्च आपको मैंने बताया कि सिस्टमेटिक वे ही होता है, तो उसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस बनता हो, जैसे कि पहले टॉपिक सिलेक्शन होता है, रिव्यू होता है, उसके बाद मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट्स, कंक्लूजन वगैरह होता है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। उसके बाद है वैलिड एंड वेरीफाइबल। इसका क्या मतलब है कि आपने जो फाइंडिंग्स दी हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, थीसिस पब्लिश हो गया, या आपका थीसिस हो गया तो आपकी यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल आके कहता है कि ये तो स्टडी नहीं ठीक। तो इसलिए आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए, वेरीफाइबल होने चाहिए, ताकि आपका थीसिस रिजेक्ट ना हो। उसके बाद एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल में भी आपका वैलिडिटी की तरह ही है कि आपका जो कंक्लूजन आ रहे हैं वो आपका आपके पास उसका एविडेंस जरूर मौजूद हो। ये ना हो कि आपसे कोई एविडेंस मांगे आपका सुपरवाइजर के इसके रिजल्ट्स किधर हैं, आपने किस तरह ये फाइंडिंग्स दी हैं। तो आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेके उससे आंसर आप फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास वो उसका एविडेंस जरूर मौजूद होना चाहिए। ये कुछ रिसर्च की एग्जांपल्स हैं, रिसर्च टॉपिक्स हैं कंप्यूटर साइंस में आपके, क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स को ही लेके चलना है। तो सबसे पहला है कि एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग स्किल्स ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस, इवेल्युएशन ऑफ ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यूजिबिलिटी इन जॉर्डन। ये एक कंट्री है, उसमें वेबसाइट्स जो है उसकी वैल्यूएशन की गई थी, थीसिस है उसके ऊपर पूरा। measuring usability for application software using the quality in use इंटीग्रेशन मेजरमेंट मॉडल। इंटीग्रेशन मेजरमेंट मॉडल यूज करके ये इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूजिबिलिटी को मेजर किया गया। उसके बाद इम्प्रूविंग यूजिबिलिटी ऑफ बैंकिंग वेबसाइट्स, इसके ऊपर भी आपके पास यूजर सेंटर्ड डिजाइन को इम्प्लीमेंट करके ये स्टडी मौजूद है।
तो ये आपके इसमें से कुछ क्वांटिटेटिव है और कुछ क्वालिटेटिव है, तो इसको हम देखेंगे भी और इनके इसी तरह के टॉपिक्स लेके आप चलेंगे। और आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, लिटरेचर रिव्यूज होंगे और मेथोडोलॉजी होगी। अगर किसी ने क्वांटिटेटिव टाइप का करना है तो उसमें डाटा कलेक्शन वगैरह भी करेंगे। तो वो सारे का सारा हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसमें जो हमारे पास रिसर्च में बार बार यूज होने वाले हैं। वो उसमें सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है कि द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास एरिया या जो लोग हमारे पास अंडर स्टडी हों, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हों, वो एरिया हमारे पास होगा पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लोगों से इनकम पूछना चाह रहे हैं, तो अब डिस्ट्रिक्ट गुजरात हमारे पास पॉपुलेशन है। इसके बाद जो भी होगा वो हमारे पास पॉपुलेशन में नहीं आएगा। तो उसके बाद सैंपल है। सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है? पॉपुलेशन है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट होगा, हमारे जो अंडर स्टडी होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आते हैं। लेकिन सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है पार्ट या पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। इसके साथ रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड भी यूज कर लें, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट और पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड क्यों हमने यूज किया कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात है तो हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ही सैंपल लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इस्लामाबाद से जाके डाटा ले लेंगे, नहीं, जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसी में से हम सैंपल ले सकते हैं। सैंपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम पॉपुलेशन को ही क्यों नहीं स्टडी कर लेते? तो सम टाइम हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं होती कि हम हर एक घर जाके या हर एक बंदे के पास जाके डाटा लें। सम टाइम हमारे पास टाइम भी नहीं होता या मैन पावर नहीं होती कि हम उधर तक पहुंच सके, हमारी एक्सेस नहीं होती। तो इसलिए हमें फिर सैंपल का सहारा लेना पड़ता है, हमें सैंपल के ऊपर अपने रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। तो इसलिए हम पॉपुलेशन से सैंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं कि उसका कोई पॉपुलेशन का कोई पार्ट या पोर्शन स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा। डाटा क्या होता है? पॉपुलेशन से मैंने बोला है कि हमने इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो हमारे पास होगा डाटा, मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। जो हमने पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन लेनी है, वो बेशक इनकम हो या उनकी एज हो या जो भी हो, आपने उनसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपके पास क्या होगा? डाटा होगा। रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग करते जाएं, वो आपके पास प्राइमरी डाटा आता जाएगा। डाटा की टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? प्राइमरी डाटा होगा और सेकेंडरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होगा? ऐसा डाटा जो हमने खुद कलेक्ट किया हो या करवाया हो, मतलब कि खुद कलेक्ट, अगर हम खुद फील्ड में चले जाते हैं, पॉपुलेशन के लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा होगा। लेकिन अगर आप कहीं इंटरनेट से उठा लेते हैं या किसी और ने कलेक्ट किया हो, आपने आपको नहीं पता कि किसने कलेक्ट किया है, वो आपके पास कौन सा होगा? सेकेंडरी डाटा। अगर पता भी है आपके इंटरनेट के ऊपर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सेकेंडरी डाटा है, वो आपने खुद नहीं कलेक्ट करवाया या खुद नहीं किया, वो सेकेंडरी डाटा में आएगा। प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना किया हो। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से क्या मुराद है कि हमने उसका कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जैसा डाटा आया हुआ है वैसे ही हम लिखते जाएं, वो हमारे पास कौन सा होगा? प्राइमरी डाटा होगा। उसका कोई टेबल नहीं बनाया, उसका कोई ग्राफ चार्ट नहीं बनाया, वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होगा। उसके बाद सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा है जिसके ऊपर कम से कम एक स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई हो चुका हो। फॉर एग्जांपल उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, उसका टेबल बना के आप इंटरनेट पे डाल दिया, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? हम किस तरह प्राइमरी डाटा की कलेक्शन कर सकते हैं? प्राइमरी डाटा हम क्वेश्चनेयर के थ्रू, अगर हम क्वेश्चन लिख के भेज दें तो वो लोग जो हैं वो उसको फिल कर दें, तो हमारे पास प्राइमरी डाटा आ जाएगा। या आप टेलीफोन के थ्रू आप डाटा ले सकते हैं, या आप खुद जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे प्राइमरी डाटा में आ जाते हैं। सेकेंडरी डाटा में कौन कौन सा सोर्स आ सकता है आपके पास? इंटरनेट बुक्स हो गया, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उधर जो डाटा पड़ा होता है वो सारा सेकेंडरी डाटा होता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। नेक्स्ट हम मजीद वेरिएबल्स और कांस्टेंट वगैरह उनकी भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।